हल हेलो नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज साइंस की क्लास 3 है, जिसमें साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है? डिग्री सेल्सियस। ये किसका मात्रक है? ये आपका है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का एसआई मात्रक या मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, याद रखिएगा। बाकी तीनों जो मात्रक हैं ऊष्मा के मात्रक हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल। और ऊष्मा भी आपकी एक क्या होती है? ऊर्जा होती है। और ऊर्जा कार्य का ही रूप होती है। तो कार्य हुआ, ऊष्मा हुआ और ऊर्जा हुआ, तीनों के मात्रक समान होते हैं। तीनों के मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं। और इनकी बीमा क्या होती है? एल स्क्वायर टी के घात -2। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका ये था कि निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। बाकी तीनों ऊष्मा के मात्रक हैं। ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य तीनों का मात्रक सेम होता है और तीनों की बीमा भी सेम होती है। बीमा क्या होती है? एल स्क्वायर टी के घात -2। तो पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? तप्त जल के थैलों में, जैसे वाटर बैग जो होता है, वाटर बैग जैसे कहीं सूजन हो गई, चाहे कहीं दर्द कर रहा है, तो हम वाटर बैग का यूज़ करते हैं। उसमें जल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका रीज़न है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि वो देर से गर्म तो होता है, लेकिन देर से ठंडा भी होता है, यानी ज़्यादा देर तक वो गर्म बना रहता है। इसीलिए तप्त जल के थैलों में किसका? जल का प्रयोग करते हैं। रीजन, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग, तप्त जल के थैलों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिकाई के लिए किया जाता है। किसके लिए? सिकाई के लिए। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो टूट जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब गिलास के ऊपर गर्म पानी को छिड़का जाए तो गिलास टूट जाता है। क्या रीज़न इसका हो सकता है? रीज़न इसका यही है कि जैसे ही गर्म पानी को गिलास के ऊपर छिड़का जाएगा, ठीक है, तो गिलास के बाहर का हिस्सा फैलने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर वाला हिस्सा उस संकुचित रहने की स्थिति में रहेगा। यानी बाहर के अणु दूर दूर भाग रहे हैं और अंदर के अणु नज़दीक हैं। तो क्या होगा? इस वजह से गिलास क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी अब आंसर देखते हैं क्या है। अचानक ही गिलास का विस्तारण हो जाता है, अचानक ही गिलास का संकुचन हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? अचानक ही गिलास का विस्तारण हो जाता है। तो आंसर नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि धातु की जो चायदानियाँ होती हैं, जो उसका हैंडल होता है, वो लकड़ी का क्यों बनाया जाता है? तो क्या रीज़न है? क्योंकि जो लकड़ी होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। अगर उसकी जगह पे किसी मेटल का यूज़ किया जाता है तो ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी ऊष्मा, सुचालक का मतलब ये है कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए। तो क्या हो जाएगा? उसे टच करने पे हाथ जल जाएगा। तो यही रीज़न है कि धातु की जो केतलियाँ होती हैं उनके हैंडल लकड़ी के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा, याद रखिएगा। अब देखिए, कोई भी धातु या मेटल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सुचालक और दूसरा होता है कुचालक। अब सुचालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह कर सके उसे हम कहते हैं सुचालक, और वह पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाता उसे हम कहते हैं कुचालक। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी सामान जिसका हैंडल, जिसे गर्म करना होता है, उसका हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इतना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा? तो सबसे पहले इनके संबंध और इसके फार्मूला को समझना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है? C/5 F - 32/9। तो अब F की वैल्यू दिया है कितना? 98.4। तो F की जगह पे हम क्या रख देंगे? 98.4। तो C की वैल्यू निकल जाएगी। आइए रख के देखते हैं। तो C/5 बराबर 98.4 - 32/9। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 9 में से 3 जाएगा तो 6.4 गुणे 5/9 बराबर C। अब इसको जब भाग करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा 36.89। यानी कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर का तापमान जो फ़ारेनहाइट में होता है 98.4
या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये स्टैटिक क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा एज इट इज। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट में 98.4 और डिग्री सेंटीग्रेड में 96.89 या कहीं कहीं लिखा रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि जल को, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि जल को क्या है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे मैक्सिमम होता है। अब हम पढ़ें फार्मूला, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, यानी जैसे जैसे घनत्व का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन का मान कम होगा। अब 10 डिग्री से हमें लाना है कहाँ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जैसे जैसे हम लाएंगे, इसके टेम्परेचर को घटाएंगे, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका क्या हो जाएगा? घनत्व अधिकतम हो जाएगा, यानी घनत्व का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और घनत्व जब बढ़ेगा तो आयतन का मान कम होगा, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसका आयतन कम होगा, लेकिन पुनः 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसका घनत्व घटने लगता है तो आयतन क्या होगा? बढ़ने लगता है। तब क्वेश्चन क्या है देखिए, यानी समझ गए, यानी जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है, उसके ऊपर और नीचे उसका घनत्व कम होता है। तो हमको 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है, तो 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएंगे तो 4 तक तो उसका घनत्व बढ़ेगा, लेकिन पुनः उसका घनत्व घटने लगता है। इसके अपोजिट आयतन उसका 4 तक घटेगा, लेकिन 4 के बाद उसका आयतन बढ़ने लगेगा। तो देखिए क्या आंसर हो सकता है? पहला, जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा फिर बढ़ेगा। तो देखिए पहला ही आंसर हो जाएगा क्या? जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा। रीजन, क्योंकि उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है तो उसका आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा, फिर उसका घनत्व घटता है तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक उसका उल्टा हो गया, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री तक गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? तो वही बात, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 4 डिग्री तक जाएंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, यानी आयतन कम होगा। फिर वो पुनः 4 डिग्री के बाद उसका घनत्व घटने लगेगा तो आयतन उसका बढ़ने लगेगा। यानी क्या होता है? आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू घनत्व होता है, यानी घनत्व के बढ़ने की वजह से आयतन का मान कम होगा और घनत्व के घटने की वजह से आयतन का मान बढ़ेगा। और यह क्रिया कब तक हो रही है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। आइए देखते हैं तब इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो पहला, एक सार रूप से बढ़ती है, जी नहीं। एक सार रूप से कम होती है, जी नहीं। पहले बढ़ती है फिर कम होती है, जी नहीं। पहले कम होती है उसके बाद बढ़ेगी। क्या बताएं हम? 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसका आयतन कम होगा और 4 डिग्री के बाद उसका आयतन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा? डी, पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पे किसी वस्तु का टेम्परेचर 212 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? तो वही भी फार्मूला बताएं, C/5 F-32/9। तो F का मान दे दिया है क्या? 212। तो 212 में से 32 घटाएंगे तो क्या होगा? 180। 180 में 9 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 20। और 20 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 × 5 यानी 100। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर फ़ारेनहाइट पे कोई टेम्परेचर 212 दिखा रहा है तो वही टेम्परेचर सेंटीग्रेड पे क्या दिखाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा। तो इसका आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो सूर्य का ताप याद रखिएगा, सूर्य का ताप आपका पायरोमीटर से मापा जाता है। किससे? पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो अधिक टेम्परेचर को मापने के काम आता है। और वह अधिक टेम्परेचर कितना हो सकता है? वह अधिक टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा, यानी पायरोमीटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। और सूर्य का तापमान कितना होता है? 800 से कहीं बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग, इसके टेम्परेचर को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप किसके बराबर होगा? तो याद रखिएगा डायरेक्ट -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। कह रहा है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप किसके बराबर हुआ? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रीजन क्या है? आप पढ़े होंगे, C/5 बराबर
C/5 बराबर K-273/5, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और C बराबर आ जाएगा -273। तो याद रखिएगा इसका आंसर डी सही होगा। यानी आपको डायरेक्ट याद रखना है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होगा। तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से समझा दे रहे हैं कैसे। C/5 उसके बाद होता है K-273/5। के को क्या कह रहा है, इसको शून्य मान लीजिए तो 5 से 5 कट जाएगा तो C बराबर क्या आ जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो समझ में आई बात। तो इसका आंसर नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है। तो अभी बताएं सूर्य का तापमान मापने के लिए विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और इससे 800 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है थर्मोकपल किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है। थर्मोकपल दो अफदृश्य धातुओं से बनाया जाता है, यानी दो सेम मेटल न रहे। अगर कोई एल्युमिनियम है तो एक कापर हो। थर्मोकपल दो विभिन्न प्रकार के मेटल से जोड़कर बनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है लोको पायलट 2003 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अब तो आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। क्या है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ठीक है। इसके सूर्य का तापमान भी इसी से मापा जाता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान भी इसी से मापा जाता है और अत्यधिक तापमान को भी इसी से मापा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद करिएगा, ये स्टीफन के नियम पे कार्य करता है। किसके नियम पे, स्टीफन लॉ पे काम करता है। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी का प्रयोग सूर्य का तापमान, इसी का प्रयोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान, इसी का प्रयोग अधिकतम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और ये किसके नियम पर कार्य करता है, स्टीफन के नियम पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसको भी डायरेक्ट याद रखिएगा, किसके नियम पे, सीबेक के प्रभाव पे काम करता है। ताप युग्म तापमापी किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर एक भवन के शिखर से गिराए जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुँचेंगे, आगे पीछे पहुँचेंगे, कि भारी वाला पहले पहुँचेगा कि भारी वाला बाद में पहुँचेगा। तो ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, जब जो दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान का कोई पत्थर निर्वात में अगर ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो दोनों एक साथ पहुँचेंगे, क्योंकि उनके भार का, उनके द्रव्यमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुँचेंगे। याद रखिएगा, अगर वही बाहर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा तो भारी पत्थर जल्दी गिरेगा और हल्का पत्थर नीचे। तो क्वेश्चन जब भी ये पूछता है तो आप ये मत समझिएगा कि अगर इमारत से गिरा रहा है तो बाह्य वातावरण का इफेक्ट पड़ेगा। उसका कहने का मतलब यही रहता है कि अगर निर्वात में गिराया जाए दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पत्थर तो कब पहुँचेंगे, तो दोनों एक साथ पहुँचेंगे। तो आंसर नंबर दोनों ज़मीन पर एक साथ पहुँचेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दूध से मक्खन निकालने पर, ठीक है, क्या होगा। याद रखिएगा, जब दूध से मक्खन निकल जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। कुछ लोग दिमाग लगा के सोचते हैं कि दूध का घनत्व घटता है, तो दूध का घनत्व घटता नहीं है, क्या होता है, बढ़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा है, आरआरबी जूनियर ऑडिट में पूछा है। तो याद रखिएगा, दूध से जब मक्खन निकाल दिया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होगी। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, कई बार बताया जा चुका है। उसका मात्रक क्या होगा, केल्विन होता है। टेम्परेचर का एसआई सिस्टम में मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है, जल का बहाव। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीसीएस में पूछा है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल का बहाव। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। तो हम जानते हैं भाई, जी का मान सर्वाधिक कहाँ होगा, पृथ्वी आपकी ऐसे बनी होती है तो जहाँ आर का मान ज़्यादा होता है, हम पढ़े हैं जी बराबर 1/, ठीक है, जी बराबर 1/r², का जी प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो विषुवत रेखा पे इसका रेडियस ज़्यादा होता है, इसलिए जी का मान कम होता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो जी का मान कम होगा। और ध्रुवों के पास आर का मान कम होता है, यानी आर का मान कम होगा तो जी का मान अधिक होगा, यानी ध्रुवों पे जी का मान सर्वाधिक होता है। अब इनसे आंसर देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जी नहीं,
कुतुब मीनार पे जी नहीं, भूमध्य रेखा पे नहीं, भूमध्य रेखा पे अधिकतम होता है और ध्रुवों पे, भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है और ध्रुवों पे अधिकतम होता है। ध्रुवों का मतलब क्या हुआ, वही आर्कटिक और अंटार्कटिक। आर्कटिक यहाँ है, अंटार्कटिक इधर है, इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसे बोलते हैं साउथ पोल। तो जी का मान अधिकतम कहाँ होगा, जी का मान ध्रुवों पे होगा। ध्रुवों का मतलब अंटार्कटिक कैंप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बर्नौली का सिद्धांत किस नियम पे कार्य करता है। तो बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। आप पढ़े हैं बर्नौली थ्योरम क्या होता है, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान हर स्थानों पे नियत होता है। ठीक है, तो बर्नौली का प्रमेय किस पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कढ़ाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो स्वचालित कढ़ाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। तो याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा हुआ है। स्वचालित जो कलाई घड़ियाँ हैं उसको ऊर्जा हाथ के मोशन से मिलता है, यानी हाथ जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे स्वचालित घड़ियाँ नियमित रूप से चलती रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया। तो न्यूटन ने दिया, यानी गुरुत्वाकर्षण का पूछा है, सीधा सीधा यही है, इन शब्दों पे मत जाइए, बस ये पूछा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, कौन दिया, न्यूटन दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़कर पिघला दिया। तो किसने, डेवी ने। किसने, याद रखिएगा किसने, डेवी ने। डेवी ही प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे कि 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़कर क्या किए, पिघला दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये रमफोर्ड ने दिया था। याद रखिएगा, सब स्टैटिक क्वेश्चन है, नाम है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा एक सही है। तो हम पढ़े हैं W बराबर होता है QJ। अब देखिए कहीं भी अगर W बराबर QJ है तो वही आंसर होगा। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कहीं भी नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हैं W/Q बराबर J। तो कहीं है ऐसा, जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है W/Q बराबर J। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपम्प का पानी गर्म क्यों होता है। अच्छा, हम समझते हैं, शीतकाल में, ठंडी के मौसम में ज़मीन नीचे गर्म होती है और बाहर का वातावरण क्या होता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमें, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा और नीचे का टेम्परेचर, ऊपर का टेम्परेचर कम, जब अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा और नीचे का टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ठंडी के दिनों में हमें ज़मीन का अंदर का पानी क्या लगता है, गर्म लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता था, जल गर्म पर, गलत बात। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो हमें गर्म लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड का भार। अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। किसी पिंड का भार हर जगह बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है, बस यही है। पूछा है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पे अधिक होता है, मैदान के पहाड़ों पर अधिक होता है। तो भैया ध्रुवों पे क्या होगा, सर्वाधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों पे जी का मान सर्वाधिक होता है। तो W बराबर mg, यानी जी अधिक तो भार अधिक। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, B सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। याद रखिएगा, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। तो कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर C सही है। देख लीजिए एक बार, हम बड़ा कर दे रहे हैं, 4.2 × 10⁻³ जूल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, अगर चांद पर उसे ले जाएं जहां उसका गुरुत्वाकर्षण 8/6 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो बिल्कुल भुलवाने के लिए केवल दिया है, द्रव्यमान हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। अगर द्रव्यमान अगर पृथ्वी पे 100 kg है तो चाहे उसे कहीं भी लेकर जाइए, उसका द्रव्यमान कितना रहेगा, 100 kg। तो आंसर नंबर C सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन आपके IAS में पूछा है, समझ सकते हैं, IAS में एक क्वेश्चन पूछा है, यानी वस्तु, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान हर जगह बराबर होता है, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे सूर्य हो। अगर 100 kg का यहाँ है तो चंद्रमा पे भी 100 kg का वो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप है, किसी वस्तु का ताप क्या सूचक है। तो किसी भी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा को बताता है। किसको,
अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को। तो याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन CDS में पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि का क्या अर्थ है। किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। इस वस्तु के तापमान में वृद्धि का मतलब क्या है कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। तो याद रखिएगा, गिलास में अगर बर्फ़ है, ठीक है, और पानी पे तैर रही है, तो जब वो बर्फ़ पिघलेगी तो पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी MPPSC में पूछा हुआ है। तो क्या होगा, वही तर रहेगा, उतना ही बना रहेगा। तो आंसर नंबर C सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल प्रपात के अधः स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है। तो उस क्वेश्चन है कि जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो नीचे उसका तापमान क्यों अधिक होता है ऊपर की तुलना में। तो रीज़न ये है कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ से गति करता हुआ नीचे आ रहा है तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। अब देखते हैं आंसर, गिर रहे जल गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो आंसर नंबर C, जो समझाएं हैं वही आंसर इसका है, SSC में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, अगर अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी तो वो डूब जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे। याद रखिएगा, ये कहाँ के थे, ग्रीस के। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी असम में पूछा हुआ है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर रेलवे में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा। तो बर्फ़ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाई आर्किमिडीज का नियम तैरने के नियम से संबंधित है, प्लवन के नियम से। तो आंसर नंबर A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो वही पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो क्या रीज़न है, पृष्ठ तनाव। पानी से अगर ब्रश को हम निकालते हैं, शेविंग ब्रश को, तो हम देखते हैं क्या, बाल जो होते हैं शेविंग ब्रश पे चिपके रहते हैं। तो रीज़न क्या है, पृष्ठ तनाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो धन्यवाद।